नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज के इस टू द पॉइंट वीडियो में हम समझेंगे केवीएस पीआरटी के ईवीएस सिलेबस का एक टॉपिक। तो ये है आपका केवीएस पीआरटी का ईवीएस सिलेबस जो मैंने निकाला है ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। तो इसका जो टॉपिक आज हम समझेंगे वो है पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। ठीक है, बाकी ये सारे इसके सब टॉपिक्स हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार देख लेते हैं जो जो चीज़ें हम आज समझने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। तो वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ, सेक्स रेशियो, अर्बन रूरल कंपोजिशन, एजुकेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पहले हम जानते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। पहला पॉइंट कह रहे हैं इंडियाज फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इन 1872। तो राइटिंग के लिए माफ़ी चाहूँगा या फिर कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाए इसमें, ये मेरे अपने नोट्स हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग भी इन्हें नोट करें। तो इंडिया का जो पहला सेंसस हुआ था वो हुआ था 1872 में, लेकिन भारत का पहला कंप्लीट सेंसस यानी पहली पूर्ण जनगणना जो हुई वो कंडक्ट हुई 1881 में। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड रिपन की। ठीक है, बढ़िया। आगे कहता है कि 2011 की जो जनगणना थी वो आजाद भारत की 7वीं सेंसस थी या फिर 7वीं जनगणना थी। अगर 1951 में फर्स्ट हुई थी, क्योंकि आज़ादी तो हमें 47 में मिली ना, तो 51 में फर्स्ट हुई थी। उसके 10 ईयर्स बाद हमेशा ये होती है। तो अगर आप इसे काउंट भी करेंगे तो ये 7th होगी। ठीक है, बढ़िया। अब जो अगला पॉइंट है विश्व की पहली सेंसस या जनगणना, इसमें मुझे थोड़ी कंफ्यूजन थी तो मैंने इसे नोट नहीं किया है। जैसे ही मेरे को इसमें क्लैरिटी मिलती है मैं आपको वीडियो के कमेंट में पिन कर दूंगा कमेंट, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर आपको भी इसकी जानकारी पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अदर्स एंड मी ऑल्सो। आगे कहता है 2011 में कुल भारत में 640 डिस्ट्रिक्ट थे। ठीक है, 2011 की जो सेंसस थी उसका जो आप कह सकते हैं नारा था वो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, या फिर हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, और नेशनल पॉपुलेशन डे होता है 11 जुलाई को, या आप कह सकते हैं राष्ट्रीय जनगणना दिवस। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की कुल आबादी लगभग 1210 मिलियन, या इन इंडियन नंबर सिस्टम हम कह सकते हैं 121 करोड़ थी। और ये जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% बनाती है। ठीक है, 2011 की जो जनगणना हुई उसके निदेशक यानी डायरेक्टर थे श्री सी चंद्रमौली। यहां तक चीजें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? बहुत बढ़िया। आगे कहता है अगला जो सब टॉपिक है इसी का वो है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किस हिसाब से भारत में लोग बटे हुए हैं राज्यों में, या फिर आप कह सकते हैं डेंसिटी के हिसाब से, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले जो 5 राज्य हैं, यानी कि पहले सबसे ज्यादा जनसंख्या, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस क्रम में पहला है यूपी, फिर है महाराष्ट्र, फिर बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। ये 5 मुख्य राज्य हैं जिनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या बसती है। ठीक है, और इसका मुख्य कारण आप ये मान सकते हैं कि जो नदियां होती है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो मुख्य कारण है ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस हैं वही डिसाइड करती हैं कि कहां पर कितने ज्यादा लोग बस सकते हैं या फिर कितना उचित है वहां पर बसना। ठीक है, ये हम ज्योग्राफी में भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको थोड़ा सी इसकी डिटेल दे दूंगा आगे। हाईएस्ट पॉपुलेशन है भारत में यूपी राज्य में। ठीक है, जिसकी पॉपुलेशन है 199 मिलियन। क्लियर होगी बात? बढ़िया। आगे है लोएस्ट, ये मैं आपको स्टेट्स की बात कर रहा हूं, राज्य की। यूटीज अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे इसकी के आगे।
तो सबसे कम पॉपुलेशन वाला राज्य है सिक्किम, मात्र 0.6 मिलियन इसकी आबादी है, या फिर आप कह सकते हैं रफली अराउंड 6 लैक्स। और यूपी की जो आबादी है लगभग अराउंड 19 करोड़। ठीक है, अब अगर हम यूटीज की यानी यूनियन टेरिटरीज की बात करें, जैसा आपको पता है कि अभी हमारे पास जो यूटीज हैं उनमें इंक्लूड हो चुके हैं लद्दाख और जम्मू और कश्मीर, लेकिन 2011 की सेंसस में तो वो दोनों नहीं थे ना, जम्मू और कश्मीर एक राज्य था। तो उस हिसाब से हाईएस्ट पॉपुलेशन थी दिल्ली की यूटीज में 16 मिलियन, और लोएस्ट पॉपुलेशन अमंग यूटीज था लक्षद्वीप, जिसकी कुल आबादी थी मात्र 64,000। यहां तक चीजें क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे आते हैं हम डेंसिटी। अब डेंसिटी का मतलब ये है कि एक यूनिट पर्टिकुलर एरिया है, मान लीजिए ये 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, ठीक है, इसमें कितने लोग हैं, हर एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे कितने लोग हैं, तो ये होती है डेंसिटी। ठीक है, 2011 के आंकड़े देख लेते हैं और 2001 के, जिससे हमें एक कंपैरिजन मिल जाएगा और क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, क्योंकि हाल फिलहाल में तो सेंसस अभी आंकड़ा जारी नहीं हुआ है कोविड-19 के चलते। 2011 में भारत की ओवरऑल जो डेंसिटी थी वो थी 324 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, कितनी थी 2001 में? 324। वहीं 2011 में ये बढ़कर हो गई 382। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो हाईएस्ट डेंसिटी वाले स्टेट्स या यूटीज थे या फिर लोएस्ट वाले वो कौन कौन से थे। तो भैया हाईएस्ट में था 2001 में वेस्ट बंगाल, 904 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर। वहीं यूटीज में 2001 में यूटी में सबसे ज्यादा डेंसिटी थी दिल्ली की, और मुझे जहां तक विश्वास है अभी भी दिल्ली ही सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला यूटी है। अब 2001 में अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य था जिसमें सबसे लोएस्ट डेंसिटी देखी गई थी, वो थी 43% पर स्क्वायर किलोमीटर। अंडमान और निकोबार ऐसी यूटी थी, ये तो स्टेट हो गया अरुणाचल प्रदेश। अब यूटीज में 2001 में सबसे लोएस्ट था अंडमान एंड निकोबार 43। अब चिंता वाली बात यहां पर यह है कि जब 2011 आया 2001 के बाद 10 साल बाद, तो आप ये जो डिफरेंस देख रहे हो अरुणाचल प्रदेश में डेंसिटी का, ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है। अब मुझे नहीं पता इसके रीजंस क्या हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, बट उन्हें हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो 2011 में जो भारत की ओवरऑल डेंसिटी थी प्रति स्क्वायर किलोमीटर वो थी 382 लोग, और बिहार इसमें सबसे ज्यादा। अब देखो पिछली बार था वेस्ट बंगाल, अब हो गया बिहार, 1102 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, बिहार की डेंसिटी है। दिल्ली जैसा कि मैंने आपको बताया हमेशा टॉप पर ही रहेगा, जहां तक मेरा मानना है। 11,297 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर यूटीज में आ गया। वहीं अंडमान निकोबार लोएस्ट ऑलवेज यूटी 46। लेकिन अरुणाचल प्रदेश राज्यों में अभी भी सबसे नीचे डेंसिटी वाला राज्य था, और उसकी डेंसिटी ऑलरेडी और कम हो गई है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। 1951 में जब पहली जनगणना हुई आजाद भारत की, तब डेंसिटी थी 117 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब देखो जो डेंसिटी, जैसा मैंने आपको बताया कि ज्यादा या कम होने का रीजन क्या है, कि ज्यादातर लोग एक जगह आ जाते हैं रहने, बहुत सारे लोग एक राज्य में आ जाते हैं, जैसे यूपी को आप देख लो। तो उसके कुछ मुख्य रीजंस है जिसमें ज्योग्राफिकल रीजंस मेन होते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स, जैसे आपको पता होगा कि जो गंगा का क्षेत्र है या उसका जो आप कह सकते हैं मैदानी इलाका है, वहां पर क्या करती है, वो डिपॉजिट्स करती है उपजाऊ मिट्टी को। इस वजह से वहां पर खेती करना आसान रहता है, पानी की उपलब्धता है और मौसम भी ओवरऑल ठीक रहता है। तो इस वजह से वहां पर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। केरला इसी प्रकार से, चेन्नई हाई वेरी हाई डेंसिटी वाले जोन है, कॉज ऑफ रेनफॉल, फर्टाइल सॉइल एंड फ्लैट प्लेन्स, यानी कि समतल मैदान ज्यादातर देखने को मिलेंगे। अगर मैं यही बात करूं सिक्किम के बारे में तो वो उतना जायज नहीं होगा, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा पहाड़ी एरिया है। ठीक है,
यहां तक चीजें क्लियर है आपको? बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं हम ग्रोथ पे। ग्रोथ का मतलब है किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, किसी चीज में या किसी आर्टिकल में आप कह सकते हैं कितनी वृद्धि हुई या कितने परसेंट से उसमें ग्रोथ हुई है, उसको कहते हैं ग्रोथ रेट। जैसे 2011 में 1028 मिलियन थी हमारी पॉपुलेशन, 2011 में बढ़कर होगी 121 मिलियन पॉपुलेशन। ठीक है, तो इस बीच में जो ग्रोथ हुई वो थी 182 मिलियन पीपल्स की, 182 मिलियन की वृद्धि हुई। अभी कितने प्रतिशत हुई? आपने प्रॉफिट एंड लॉस करा होगा तो उसमें भी आपको पता होगा, ये वृद्धि हुई इसके रिस्पेक्ट में 17.7%। ठीक है, और इसका फॉर्मूला ये है कि जो अभी जो पॉपुलेशन है उसमें से आप पिछली पॉपुलेशन को घटा दीजिए और जो पिछली पॉपुलेशन को आप नीचे रख दीजिए इनटू 100, जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी करते हैं परसेंटेज प्रॉफिट निकालने में। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है आपको? ग्रोथ का बेसिक सा मतलब मैंने आपको बता दिया, और उसका फार्मूला भी बहुत इजी है। वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं, बट फिर भी क्या पता आ जाए। ओनली सेंसस पीरियड विच शोड नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया वॉज 1911 टू 1921। अब देखो यहां पर क्या हुआ, आजाद भारत में या फिर अभी तक की जितनी भी जनगणनाएं हुई हैं भारत में, उन सब में पहली बार ऐसा हुआ कि जनसंख्या बढ़ने की बजाय 10 साल में घट गई, यानी कि नेगेटिव आ गई। समझ रहे हो? तो ये था 1911 से 1921 का पीरियड जो नेगेटिव 0.31% रही। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं कि जो ग्रोथ रेट है वो हाईएस्ट या लोएस्ट यूटीज और स्टेट्स में कैसे रहा 2001 से 2011 के बीच में। तो मेघालय में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोथ रेट देखने को मिला 27.82%। वहीं नागालैंड में नेगेटिव हमें देखने को मिली ग्रोथ रेट, वो थी 0.6% की नेगेटिव ग्रोथ रेट। यूटीज की बात करूं तो दादर नागर हवेली में सबसे ज्यादा आपको ग्रोथ रेट देखने को मिली, वो थी 55.5%, जो कि वाकई में बहुत ज्यादा है। इसके अलावा लोएस्ट ग्रोथ रेट अमंग यूटीज था लक्षद्वीप 6.23%। अब आपको ये आंकड़े लग रहे होंगे काफी बोरिंग, ठीक है, लेकिन आप इनको 2-3 बार पढ़ेंगे, समझेंगे, इंडिया का मैप लेके बैठे, जब भी आप कोई भी ऐसी चीज पढ़ना चाहें जिसमें कि बहुत सारे राज्यों की बात हो रही हो या किसी भी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के किसी भी प्लेस की बात हो रही है, तो आप मैप के थ्रू से समझेंगे तो आपको ज्यादा रोचक लगेगा। आगे देखते हैं ग्रोथ में हाईएस्ट ग्रोथ रेट टू लोएस्ट ग्रोथ रेट अमंग यूटीज, यानी यूटीज में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किस यूटी की थी और लोएस्ट किसकी थी। इस क्रम में दादर नगर हवेली पहले नंबर पे, जैसे अभी हमने पढ़ा 55.5%, और ऐसे घटते घटते लक्षद्वीप। ठीक है, पहला और आखिरी आप याद रख सकते हैं, नेशनल यूथ पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई भारत में 2014 में। अब यूथ हम किसे कहते हैं या फिर हम किसे कहें, अब ये नीति निर्माण करने वाले व्यक्तियों के आगे समस्या आई, तो उन्होंने परिभाषा दी कि हम लोग यूथ कहेंगे भारत में उन सभी व्यक्तियों को जिनकी उम्र होगी 15 से 29 साल के बीच में। ठीक है, या 15 से 29 साल तक। यहां तक चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं हम कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मेन मतलब होता है कि कितनी रूरल कॉम्पोजिशन है या रूरल पॉपुलेशन है भारत में और कितनी अर्बनाइजेशन है। ठीक है, यानी शहरी जनसंख्या। तो जो ग्रामीण जनसंख्या है भारत की वो है 68.8%, वही अर्बन यानी कि शहरी जनसंख्या थी 31.16%। और लगभग इसमें आप देख सकते हैं 6,40,000 के आसपास विलेजेस हैं रूरल में, और इनहेबिटेड यानी कि जहां पर रहने लायक, मतलब कि भौगोलिक परिस्थितियां नहीं है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऐसी नहीं है, वो थे लगभग 6 लाख के आसपास। लगभग 8,000 के आसपास हमारे यहाँ पर टाउन्स हैं जो अर्बनाइजेशन को मिलकर बनाते हैं या फिर अर्बन एरिया को मिलकर बनाते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? बहुत बढ़िया। सभी यूटीज में रूरल पॉपुलेशन कम है
अर्बन पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। समझ आ गया? यानी कि अगर कोई भी यूटी है भारत की यूनियन टेरिटरी, उसमें अगर 100 लोग रहते हैं तो हमेशा वहां पर 51 लोग, मतलब कि एक मरे से मरा मैं आपको बता रहा हूँ आंकड़ा, 51 लोग हमेशा शहर में रह रहे होंगे और 49 लोग गांव में। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो है दादर नागर हवेली। दादर नागर हवेली में क्या है कि 53.38% रूरल पॉपुलेशन है, यानी कि अर्बन से ज्यादा। तो ये सिर्फ एक लौता एक्सेप्शन है यूटीज में। ठीक है, बढ़िया। लीस्ट रूरल पॉपुलेशन वाला राज्य, यानी कि जहां पर सबसे कम गांव में लोग रहते हैं, वो है गोवा, उसके बाद महाराष्ट्र। ठीक है, और गोवा की राज्य भाषा क्या है? कोंकणी। कोंकण रेलवे आपने सुना होगा। बढ़िया। अब देखते हैं कंपोजिशन के मामले में। देखिए, अब हम जानते हैं कि रूरल और अर्बन जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा किस में और सबसे लोएस्ट किस में। तो रूरल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा यूपी में है, उसके बाद सबसे कम सिक्किम में है। आप ये याद रख सकते हैं सिक्किम में दोनों ही सबसे कम होगी, क्योंकि ओवरऑल वहां पर सबसे कम जनसंख्या है भारत में। ठीक है, ऐसे ही अर्बन में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है महाराष्ट्र में, तो इसे आप याद रख सकते हैं। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी और सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है संस्कृत। लक्षद्वीप कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी ज्यादा है, यानी कि मुस्लिम मेजॉरिटी है। ठीक है, इसे आप रफली याद रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो नहीं भी, क्योंकि मेरे को जरूरत पड़ी कि मेरे को ऐसा लिखना चाहिए, तो याद रखने के लिए मैंने इसे लिख लिया फैक्ट को। अब देखिए, दो टाइप के मजदूर होते हैं या वर्कर आप इन्हें कह सकते हैं। एक होते हैं मेन वर्कर या मुख्य मजदूर, एक होते हैं मार्जिनल वर्कर्स। तो जो मेन वर्कर होते हैं उन्हें, मतलब कि इसकी परिभाषा ऐसी है भारत सरकार के मुताबिक कि वो सभी लोग इसमें आते हैं जो 183 दिन या उससे ज्यादा साल में काम करते हैं। और मार्जिनल वर्कर्स वो हैं जो 183 दिन से एक साल में कम काम करते हैं। ठीक है, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है और बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक भी है, कभी आगे फ्यूचर में इसे डिस्कस करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है भारत सरकार का, हाल फिलहाल में जो चल रहा है। ये लॉन्च किया गया था 2015 में। ठीक है, बढ़िया। अब हम देखते हैं सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब क्या है कि भैया नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, 2001 में थी 933 महिलाएं हर 1000 पुरुष पर, लेकिन 2011 में ये बढ़कर हो गया आंकड़ा 940। हालांकि कोई बहुत अच्छी वृद्धि नहीं है, बट फिर भी ठीक है। 2001 में हाईएस्ट और लोवेस्ट, और इसी प्रकार से 2011 में हाईएस्ट और लोवेस्ट राज्य और यूटीज, हम दोनों को देखेंगे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। केरला में आप ये याद रखेंगे हमेशा से ही सबसे ज्यादा, यानी कि 2001 और 2011 की बात कर रहा हूं, इन दोनों जो सेंसस है इसमें सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो रहा, यानी कि 1058 महिलाएं 2001 में केरला में थी 1000 पुरुषों पर। वही बढ़कर हो गई 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। लोवेस्ट हरियाणा 861 था पहले 2001 में, और बाद में हो गया 879। इसके लिए भी काफी सारे मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, उन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। पुदुचेरी जो यूटीज है 2001 में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो था 1001। दमन एंड दीव में सबसे कम था 710। अब दमन एंड दीव के लिए ये चिंताजनक बात है कि 710 से लेकर 2001 से 2011 में ये हो गया गिरकर 618। तो इस पर भी सरकार को थोड़ा मंथन करना चाहिए, हो सकता है कि कोई पॉलिसीज उन्होंने लागू करी भी हो। पुदुचेरी एज ऑलवेज दोबारा से 2011 में भी टॉप किया यूटीज में 1037 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। तो ये आंकड़े आप याद रख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इनका ले सकते हैं। 2011 में हाईएस्ट जैसा हमने देखा केरला में था, फिर तमिलनाडु में, फिर आंध्र प्रदेश में। ये क्रम भी याद रखना बहुत जरूरी है। हालांकि
2011 का ही इंपॉर्टेंट है ये वाला डेटा। हरियाणा में लोएस्ट था 879, उसके बाद लोएस्ट था जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद लोएस्ट था सेक्स रेशियो सिक्किम में। ठीक है, ये हमने राज्यों की बात की। अब आता है दिल्ली। दिल्ली का सेक्स रेशियो था 821 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, तो ये भी चिंता वाली बात है। आगे देखते हैं और क्या फैक्ट्स है हमारे पास। आगे आता है चाइल्ड सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब है कि जन्म से 6 साल तक जो भी बच्चे हैं उनमें सेक्स रेशियो कितना है, यानी कि कितनी बच्चियां हैं और कितने बच्चे यानी लड़के हैं। ठीक है, 0 से 6 साल तक, ये याद रखना आप, 0 से 6 ईयर्स तक। तो वो है ओवरऑल भारत में 919 लड़कियां प्रति 1000 लड़कों पर। ठीक है, अब स्टेट्स की बात करते हैं। मैक्सिमम है अरुणाचल प्रदेश में 972 और मिनिमम हरियाणा। अब आप देखो इसमें क्या एक थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है। अगर 2011 में भी चाइल्ड सेक्स रेशियो 834 है हरियाणा का, ठीक है, तो आप ये समझो कि जब बच्चियां ही कम है वहां पर, तो अगली जब जनगणना होगी तब भी ऑब्वियसली एक कम ही रहेगा सेक्स रेशियो। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया काफी सारे मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं और आगे भी लेने चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि ये गैप जल्दी से जल्दी फुलफिल किया जा सके। यूटीज में मैक्सिमम जो चाइल्ड सेक्स रेशियो वो है अंडमान निकोबार का और मिनिमम दिल्ली का है। ये काफी चिंताजनक बात है, इसको आप याद रखना। मिनिमम चाइल्ड सेक्स रेशियो यूटीज में दिल्ली का है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। कोई भी कंफ्यूजन हो आप वीडियो को पॉज कीजिए, वापस जाइए, दोबारा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। आगे है एजुकेशन। अब देखिए, एजुकेशन 2001 में संपूर्ण भारत में इसका प्रतिशत था लिटरेट लोगों का 64.84%। अब जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, लिटरेट से यहां पर मतलब है कि जो लोग किसी भाषा को पढ़ सकते हैं या बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, 2011 में ये हो गया बढ़कर 74.04%। ठीक है, और इस 74% में मेल और फीमेल का जो परसेंटेज है वो है 82% और फीमेल्स का 65.46%। और इसमें भी काफी चिंताजनक बात यह है कि जो हायर एजुकेशन है वहां पर जो महिलाओं की भागीदारी है वो लगभग केवल 1% है। तो इस पर भी आशा करूंगा कि कोई ना कोई नई ऐसी पॉलिसीज भी आए और जो इम्प्लीमेंटेड है उन पे भी थोड़ा जोर देकर काम करेगी गवर्नमेंट। अब आगे देखते हैं हम राजस्थान के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि राजस्थान इकलौता ऐसा राज्य है जिसमें हाईएस्ट डिफरेंस है मेल्स और फीमेल्स की लिटरेसी रेट में। क्योंकि यहां पर मेल्स की लिटरेसी रेट है 79.2%, लगभग 80%, लेकिन फीमेल्स का जो परसेंटेज है लिटरेसी का वो है मात्र 52%। तो ये जो गैप है ये हाईएस्ट है राजस्थान में एजुकेशन में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं स्टेट, यूटीज और कुछ डिस्ट्रिक्ट के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हाईएस्ट और लोएस्ट एजुकेशन रेशियो में आप देख सकते हैं। हाईएस्ट है केरला, जैसा हमें शुरू से ही पता है, एक जनरल सा फैक्ट है, ये ऑलवेज टॉप करता है। फिर है लोएस्ट पर बिहार 68.8%, यूटीज में सबसे ऊपर है लक्षद्वीप और सबसे लोएस्ट है दादर और नागर हवेली। अब देखिए, आप अगर आप समझना चाहें इस चीज को तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि दादर नागर हवेली लिटरेसी में सबसे कम है यूटीज में। ठीक है, इसी वजह से आप ऐसा कह सकते हैं क्योंकि वहां पर लोगों में जागरूकता और पढ़ाई की थोड़ी कमी है, इसी वजह से वहां का जो ग्रोथ रेशियो है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेशियो, वो हाईएस्ट है, 55 पॉइंट कुछ परसेंट का है। ठीक है, अब यहां से आप अगर चीजें धीरे धीरे रिलेट करेंगे एक दूसरे डेटा से तो आपको ये चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है जानना। सरचीप नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम में जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से लोएस्ट लिटरेसी वाला डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में अलीराजपुर।
यहां तक चीजें क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के बारे में। ठीक है, एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी है जिसे जारी करता है एनुअली यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1990 से। ठीक है, ये जारी कर रहा है लगातार एनुअली। इसको क्रिएट किया था एक काफी फेमस पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, श्री महबूब उल हक ने। ठीक है, अब आप वैसे तो जनरली हम मानते हैं कि पाकिस्तान में कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में उन्होंने भी योगदान दिया है। तो अगर आप सर्च करें कभी तो पाकिस्तान के इकलौते नोबेल प्राइज विनर थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनको भी उन्होंने अपने देश से निकाल दिया था क्योंकि वो साइंस की बात करते थे। चलिए इस पर कभी आगे चर्चा करेंगे। और इसको स्टडी किया था भारत में श्री अमर्त्य सेन ने, जिनको 1998 में नोबेल मिला था इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, इनको तो आप जानते होंगे, काफी फेमस इकोनॉमिस्ट हैं भारत के। यूएनडीपी हर साल 5 इंडिकेटर्स रिलीज करता है, माफी चाहूंगा। पहला है एचडीआई, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब यहां पर देखो, मैंने थोड़ा सा नोट यहां पर किया हुआ है। एचडीआई के मेजर्स क्या है, यानी किन किन चीजों को देखकर वो ये रिपोर्ट जनरेट करता है। वो है हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि कितने वर्ष तक एक इंसान जीता है किसी देश में। एजुकेशन, एजुकेशन में मीन ईयर ऑफ स्कूल यानी कि जो औसत साल है किसी भी व्यक्ति के स्कूल में जाने के, वो। इसके अलावा एक्सपेक्टेशन ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग यानी कि लगभग कितने साल तक वो जा सकता है या जाएगा, ऐसी क्या कंडीशंस हैं। और इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ग्रॉस नेशनल इनकम। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब इंडिकेटर्स को लेकर ये एक रिपोर्ट जनरेट की जाती है यूएनडीपी के द्वारा। एनसीईआरटी से ही मैंने सारे फैक्ट्स वगैरह सभी चीज़ लिए हैं। उसके अलावा मैंने थोड़ी बहुत गूगल की हेल्प भी ली है, जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई। आपको कोई ऐसी चीज़ लगे कि जो हो सकता है कि मैंने गलत बता दी हो, तो आप वो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं भी इन्हें सुधार सकूं। HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ये होता क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग द रेंज ऑफ पीपल्स चॉइस, इंक्रीजिंग देयर अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनकम एंड एम्पावरमेंट, एंड कवरिंग द फुल रेंज ऑफ ह्यूमन चॉइसेस। अब देखो इसका मतलब क्या है। इसका बेसिक सा मतलब यही है कि इससे ये पता चलता है कि जो भी समाज में व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी की जो पहुंच है वो बड़े एजुकेशन की तरफ, अच्छी हेल्थ केयर की तरफ, ठीक है, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज की तरफ, और एक लगभग समान इनकम की तरफ। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, इसीलिए काफी देश इसको काफी महत्व भी देते हैं, लगभग सभी। हाईएस्ट पॉवर्टी 2011 के मुताबिक सेंसस में छत्तीसगढ़ की थी। लोएस्ट पॉवर्टी यानी कि सबसे कम गरीबी थी गोवा में। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, एक फैक्ट था। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग है? वैसे जहां तक मुझे पता है लगभग पहले पायदान पर स्वीडन या नॉर्वे ही रहता है। ठीक है, भारत की रैंकिंग पिछले सालों में कुछ ये थी, जैसे रिलीज होगी वो मैं नोट कर लूंगा, और आपको भी कहूंगा कि आप भी अपने नोट्स में उन्हें नोट कर लें। आगे कहता है एचडीआई के कुछ और फैक्ट्स। स्वच्छ भारत मिशन को पहले हम देखते हैं। ये भी इसी का एक पार्ट है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, स्वच्छता यानी कि हेल्थ यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो कब बढ़ेगी? जब आपके आसपास बीमारियां कम होंगी। बीमारियां कैसे कम होंगी? जब आसपास गंदगियां कम होंगी। गंदगी, ओपन डिफेकेशन यानी कि खुले में शौच को बंद करने के लिए एक अभियान चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, वो था स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, अब इसमें अक्टूबर 2014 में स्टार्ट हुआ था। रूरल में देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ भी चुका है एसएससी के एग्जाम में भी और डीएसएसबी या केवीएस के एग्जाम्स में भी। इनको देखता कौन, यानी कौन सी मिनिस्ट्री इनको कंट्रोल करती है? तो देखो, रूरल एरियाज में यानी ग्रामीण क्षेत्र में कंट्रोल करती है या फिर इसको देखभाल करती है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन। वहीं शहरी क्षेत्रों में इसका प्रभार है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन
अफेयर्स के पास। ठीक है, इसे आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इंडिकेटर्स हैं एचडीआई के कि अगर वो इसमें फॉल करेगा तो वो किस कैटेगरी में आएगा। वेरी हाई एचडीआई है उस देश का, तो इन सब को आप देख सकते हैं। भारत इसमें आता है मीडियम में। ठीक है, 2011 के सेंसस के मुताबिक हाईएस्ट एचडीआई वाला स्टेट था केरला, लोएस्ट एचडीआई स्टेट था छत्तीसगढ़, क्योंकि वहां पर गरीबी सबसे ज्यादा है। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आप चीजों को एक दूसरे से माफी चाहूंगा रिलेट कर कर पढ़ेंगे, आपको बहुत आसानी से और बहुत चाव से वो चीजें समझ में आएंगी। अब ये कुछ आपके लिए मैंने एमसीक्यूज तैयार किए थे, आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएंगे। आप इनको अटेम्प्ट भी करिएगा और इनके जवाब दीजिएगा कमेंट में। तो एक बार आप इन एमसीक्यूज को देख लीजिए। ये है, इसके बाद ये है। और ध्यान रखना, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो कि स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स, तो जब भी ये कीवर्ड आए ना तो उसके नीचे एक लाइन मार्क कर लिया करो, ताकि आपको याद रहे कि आपको क्या ढूंढना है, क्या एलिमिनेट करना है। ठीक है, ये थे 11 कुल एमसीक्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर सर्च करिए टीटीपी ऑफिशियल, चैनल को ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ आपको इसकी पीडीएफ भी दे दी जाएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, चाहे अच्छी लगी हो चाहे बुरी लगी हो जरूर बताएं। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं आपसे अगले टॉपिक के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।